आखिरकार मैं बाहर आ गया। ईशान ओबेरॉय ने जोर से ताजी हवा में गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके पीछे कुंभारकर जेल थी, जहां वह पिछले 3 सालों से बंद था। आज ही वह दिन था जब उसे रिहा किया गया था। मुझे पता लगाना है कि मेरे माता पिता कैसे हैं। अपनी पीठ पर एक फटे हुए कैनवास बैग के साथ ईशान जल्दी से घर चला गया। पिछले 3 सालों में उसके माता पिता कभी उससे मिलने नहीं आए थे, इसीलिए वह उनके बारे में बहुत चिंतित था। घर के रास्ते में ईशान अपनी पहनी हुई ब्रोंज कलर की अंगूठी को देखता रहा। उस पर एक सजीव शेर बना हुआ था। शेर के सिर के ऊपर एक स्पेशल सिंबल था। यह अंगूठी उसे जेल के एक दोस्त शेरा ने दी थी। शेरा एक अजीब आदमी था। वह लगातार इस बारे में बात करता रहता था कि वह शेर संप्रदाय का लीडर था और एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, मेडिसिन और बहुत कुछ के बारे में सब कुछ जानता था। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया था कि वह मरे हुए लोगों में से किसी को भी जिंदा कर सकता है। हर कोई शेरा को पागल समझता था और उसी के वजह से उसको इग्नोर करता था। सिर्फ ईशान ही उसके साथ बातचीत करता था और कभी कभार अपना खाना शेयर किया करता था। शेरा ईशान को शेर संप्रदाय और टाइगर आइलैंड के बारे में हर तरह की अजीब कहानियां सुनाता था। ये वो नाम थे जो ईशान ने पहले कभी भी नहीं सुने थे। इसके अलावा शेरा अपने ध्यान और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में ईशान को अपने साथ ले जाता था। यह देखते हुए कि ईशान जेल में कितना बोर हो रहा था, वह भी खुशी से उसके साथ चला जाता था। 3 साल के अंत में ईशान ने शेरा से कई मार्शल आर्ट तकनीक और मेडिकल स्किल्स सीखे थे। ईशान की रिहाई के दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर शेरा ने ईशान को अंगूठी दी और उससे कहा कि वह उस साल 15 जुलाई को इंडियन ओशियन के अंदर एक बिना नाम वाले आइलैंड पर जाए। वहां उसे अपनी अंगूठी दिखानी थी और कोई उसे उठा लेगा। जब ऐसा होगा तो ईशान को एक अद्भुत अवसर दिया जाएगा। ये देखते हुए कि उसने शेरा से कितना कुछ सीखा है, ईशान ने स्वाभाविक रूप से उसकी बातों को गंभीरता से लिया और जैसा उसे बताया गया था वैसा ही करने का वादा किया। फिर भी जुलाई आने में अभी कुछ और महीने बाकी थे। इससे पहले कि वह यह जान पाता, ईशान उसके घर के एंट्रेंस पर आ गया था। जब उसने अपने सामने एक टूटा फूटा घर देखा तो उसे कड़वाहट का एहसास हुआ, क्योंकि उसे इस बात का कोई ध्यान नहीं था कि उसके माता पिता ने इन 3 सालों के दौरान कैसी जिंदगी बिताई थी। मेरे गलत काम के वजह से मेरे माता पिता को बहुत दर्द सहना पड़ा होगा। 3 साल पहले जो हुआ था उसे याद करते हुए ईशान गुस्से से भर गया। उस समय वह और उसकी गर्लफ्रेंड रूही मल्होत्रा उस स्टेज पर थे जहां वे शादी करने के बारे में सोच रहे थे। वो दोनों यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स थे और 2 साल से रिलेशनशिप में थे। एक दिन जब वह रूही को घर वापस ले जा रहा था तो वो दोनों सिद्धार्थ शर्मा के साथ रास्ते पर टकराए, जो नशे में था। सिद्धार्थ राजवंत का एक अमीर बच्चा था जो अपने सभी कुकर्मों के लिए फेमस था। जब उसने देखा कि रूही कितनी सुंदर है तो उसने उसके खिलाफ गंदे इरादे पाल लिए और उसे फिजिकली छूना शुरू कर दिया। एक फेमस अमीर बच्चे के रूप में सिद्धार्थ ने ईशान की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। नतीजतन जब ईशान ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड का फायदा उठाया जा रहा है तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने जमीन से एक ईंट उठाकर सिद्धार्थ के सिर पर दे मारी और उसके बाद जो हुआ वो तो आप लोगों को पता ही होगा। ये देखते हुए कि सिद्धार्थ कितना पावरफुल था, उसने पुलिस को बुलाया जिसने ईशान को गिरफ्तार कर लिया। उसके वजह से ईशान को हमले के लिए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। काफी देर तक झिझकने के बाद ईशान ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन है भाई? जब दरवाजा खुला तो सिर पर सफेद बालों वाली एक कुबड़ी बूढ़ी औरत ने अपना सिर बाहर निकाला। एक हाथ आगे बढ़ाते हुए मानो कुछ महसूस कर रही हो, उसने पूछा, ये कौन है? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? बुढ़िया की आंखें बंद थीं। इससे और ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता था कि वह अंधी थी। ईशान ने जैसे ही उसे देखा वह दंग रह गया। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं, जबकि उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बूढ़ी झुर्रियों वाली महिला उसकी मां मीरा ओबेरॉय थी। सिर्फ 3 सालों में मां की ऐसी हालत कैसे हो गई? मां, यह मैं हूं। ईशान,
ईशान ने भावुक होकर उसे पुकारा और वह उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा। ईशान, क्या यह सच में तुम हो? जैसे ही मीरा ने ईशान के चेहरे को महसूस करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, आंसू उसके गालों पर बहने से खुद को नहीं रोक सके। माँ, यह मैं हूं, ये सच में मैं ही हूं। ईशान की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। माँ, ये तुम्हें क्या हुआ? ईशान इस बात से हैरान था कि उसकी पहले से स्वस्थ माँ सिर्फ 3 सालों में इस तरह कैसे हो गई। ये एक लंबी कहानी है, हम बात करेंगे, पहले तुम अंदर आओ। मीरा ने ईशान को घर में खींच लिया। यह देखकर कि उनका टूटा फूटा घर कितना खाली था, ईशान को विश्वास से परे झटका लगा। हालांकि वो लोग अमीर नहीं थे, उनके पिता के पास एक स्थिर नौकरी थी, इसलिए वे पहले एक सिंपल लेकिन आरामदायक जिंदगी जीते थे। माँ, हमारे घर को क्या हुआ? ईशान ने डरते हुए सवाल। मीरा ने आह भरी। तुम्हारे जाने के बाद। तब उसकी मां ने उसे सारी बात बताई। ईशान को जेल भेजे जाने के बाद शर्मा परिवार ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बदले उन्होंने 10 लाख मुआवजे की मांग की। बिना किसी विकल्प के छोड़ दिए जाने पर ईशान के माता पिता ने उसकी शादी के लिए खरीदा हुआ घर बेच दिया और बहुत सारा पैसा उधार लिया था। फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। आखिरकार उन्हें आखिरी 3 लाख किश्तों में चुकाने पड़े। इस तरह से ईशान के पिता ने अपनी नौकरी खो दी और सिर्फ सड़क साफ करने वाले के रूप में काम पा सके। जहां तक उसकी मां की बात है, वह पूरे दिन रोती रही जब तक कि वह अंधी नहीं हो गई। यही वजह थी कि उसके माता पिता कभी उससे मिलने नहीं गए थे। अपनी मां की बात सुनते समय ईशान ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमकने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि शर्मा परिवार उसके परिवार पर कोई दया नहीं दिखाएगा। मां, क्या रूही ने आपकी कोई मदद नहीं की? ईशान ने हैरान आवाज में पूछा। रूही और मेरी शादी होने वाली थी। इसके अलावा मुझे उसके सम्मान की रक्षा करते हुए जेल में डाल दिया गया। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बस चुपचाप बैठकर मेरे माता पिता को इस हालत में जाते देख सके। क्या वह ऐसा कर सकती है? मीरा ने आह भरते हुए जवाब दिया। छोड़ो, उसकी बात नहीं करते हैं। मल्होत्रा परिवार ने न सिर्फ हमें नजरअंदाज किया, बल्कि जब मैंने सगाई का उपहार भी वापस मांगा तो उन्होंने उसे भी वापस नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि यह उनकी गलती नहीं थी कि तुम्हारे जेल जाने की वजह से शादी टूट गई, इसलिए उन्होंने इसे वापस करने से इनकार कर दिया। जब तुम्हारे पिताजी ने उनसे बहस की तो इसके लिए उन्हें पीटा भी गया। मीरा जितनी ज्यादा इसके बारे में बात कर रही थी, वह उतनी ही ज्यादा उदास हो जा रही थी। अंत में उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्या मल्होत्रा परिवार ने सचमुच ऐसा किया? ईशान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रूही ऐसा कुछ करेगी। जब उसे गिरफ्तार किया गया था, तब उसने यह रोते हुए कहा था कि जेल से रिहा होने तक वह उससे शादी करने का इंतजार करेगी। ऐसा क्यों हुआ? इसके वजह से ईशान ने रूही से मिलने और उससे इसके बारे में पूछने का फैसला किया। अचानक किसी ने उनके दरवाजे को जोर से पीटा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उससे दरवाजा लगभग टूट गया। जैसे ही मीरा ने दस्तक सुनी, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। माँ, ये कौन है? ईशान ने अपनी माँ का रिएक्शन देखकर उत्सुकता से पूछा। इसमें शामिल मत होना, जल्दी से अपने कमरे में जाओ और बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अपने कमरे में धकेलने के बाद मीरा डरी हुई दरवाजा खोलने गई। जैसे ही वह आई, एक गंजा आदमी भयंकर दिखने वाले आदमियों के एक ग्रुप के साथ अंदर आया, जिनके शरीर टैटू से ढके हुए थे। क्या तुमने पैसे तैयार कर लिए हैं? गंजे आदमी ने मीरा की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मेरे पास पैसे हैं। मीरा ने कोने में एक थैली ढूंढते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। उस समय बहुत सारे पड़ोसियों की भीड़ वहां जमा हो गई थी। हालांकि उन्होंने उस गंजे आदमी को देखते ही दूरी बनाए रखी। ये लोग हर महीने पैसे मांगने आते हैं। कितना निर्दयी ग्रुप है यह। बिल्कुल, आखिर कानून का शासन कहां है? चुप रहो, इतनी जोर से मत बोलो। उन्हें शर्मा परिवार द्वारा निर्धारित समय पर धन इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है। पड़ोसी बगल में छुप गए और उन लोगों की हरकतों की आलोचना की। दुर्भाग्य से किसी ने वो सब चीज रोकने की हिम्मत नहीं की।
इस बीच उस गंजे आदमी ने मीरा के हाथ से वो थैली छीन ली और जांच करने के लिए उसे खोला। ये क्या है? अपनी भौहें बुनते हुए उस गंजे आदमी ने थैली को अंदर बाहर कर दिया, जिससे कुछ फटे नोट और अतिरिक्त पैसे बाहर गिर गए। वहां 100, 150 और 1 2 रुपए के नोट थे। दरअसल अंदर सिक्कों का ढेर था। क्या इसका टोटल 10,000 भी होता है? वो गंजा आदमी मीरा पर गरजा, सुनो, वहां सब कुछ है और हमने इसे गिना भी है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो तो तुम इसे खुद गिन सकते हो। मीरा ने तिरछी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बकवास! उस गंजे आदमी ने मीरा के पेट में लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे गिनने के लिए कहने की? मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। उन सभी को 100 रुपए में बदलो। मां! अपने कमरे से बाहर निकलते हुए ईशान ने जल्दी से मीरा को उठने में मदद की। फिर उसने उस गंजे आदमी और उसके आदमियों पर बर्फीली नजर डाली, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक पहुंच गई। ईशान, तुम्हें यहां से बाहर नहीं रहना चाहिए। अपने कमरे में वापस जाओ और इन सब में शामिल मत हो। मीरा ने उसे पीछे धकेलने की बहुत कोशिश की। मां, क्योंकि मैं घर पर हूं, मुझे इससे निपटने दो। आपको बस शांत होकर बैठना चाहिए। मीरा को एक कुर्सी पर बिठाने के बाद ईशान ने यूएस गंजे आदमी की ओर घूर कर देखा। ईशान की जांच करने के बाद उस गंजे आदमी ने कहा, क्या तू वह लड़के नहीं हो जिसने मिस्टर शर्मा को ईंट से मारा था और इसके लिए उसे 3 साल की कैद हुई थी? मुझे हैरानी हो रही है कि तुम अब बाहर आ गए हो। तुम्हारी टाइमिंग बेकार है। आज वह दिन है जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मिस्टर शर्मा शादी करने जा रहे हैं, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के रूप में। क्या तुम इसमें शामिल नहीं होंगे? बेवकूफ! वो गंजा आदमी और उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगे। क्या कहा तुमने? अपनी भौहें सिकोड़ते हुए काई अविश्वास से भर गया। मैंने कहा कि जिस लड़की के लिए तुम जेल गए वह आज मिस्टर शर्मा से शादी कर रही है। शादी ग्लैमर होटल में हो रही है और यह निश्चित रूप से शानदार होगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और लेजेंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।